Hello everyone, this is Professor MH और टुडे वी विल डिस्कस प्रॉफिट एंड लॉस। जो हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था फॉर्मेट, उसका फॉर्मेट तो हम लोग ने देख लिया था, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स थे उसके अंदर क्या क्या आता है और क्या क्या चीज़ हमें डिस्क्लोज करनी है वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था, फॉर्मेट को बाय हार्ट नहीं किया था, हम लोग ने लॉजिकली समझा था। अब उस फॉर्मेट के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं, जो पार्ट्स आ रहे हैं, उसके अंदर हमें क्या क्या डिस्क्लोज करना है वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं, और क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शन है पीएनएल बनाने के टाइम पे। तो कंपनी का जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाएंगे तो उसमें हर एक आइटम के अंदर क्या क्या आने वाला है और क्या क्या इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ने दिया है वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसका रेफरेंस आप यहाँ से लिख सकते हो, सोर्स आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट टू डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट एंड जनरल इंस्ट्रक्शन। तो आपको यहाँ पे ये दिखाना है कि नोट्स टू अकाउंट जब आप बनाओगे उसमें क्या दिखाना है और जनरल इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी फॉलो करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन जो था आपका था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या डिस्क्लोज करना है, तो यहाँ पे ऑपरेशन पता है। अब ये ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन का मतलब होता है जो बिजनेस आप करते हो, जो एक्टिविटी आप करते हो, दैट इज ऑपरेशन। तो उससे जो भी रेवेन्यू आएगा वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। तो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप प्रोडक्ट बेचते हो तो सेल ऑफ प्रोडक्ट का डिटेल लिखो, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो सेल ऑफ सर्विस का इंफॉर्मेशन दो। आई बात समझ में। नेक्स्ट, अगर गवर्नमेंट से या कहीं से आपको ग्रांट मिला है, डोनेशन मिला है, वो सब भी आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ योर बिजनेस। फिर अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, और इसके अलावा अगर आपको और कोई इनकम मिल रहा है तो एक्साइज ड्यूटी माइनस करने के बाद आपको यहाँ पे शो करना है। और लास्ट पार्ट, फाइनेंस कंपनी अगर होगी, कोई बैंक होगी, तो उसके अंदर इंटरेस्ट एंड रेवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विस दैट यू हैव टू शो। क्योंकि ये फाइनेंस कंपनी में आप कोई गुड्स नहीं बेचते हो, आपका मेन जो फाइनेंस कंपनी में है, द मेन प्रोडक्ट इज व्हाट इज सर्विस देना, और सर्विस के भी रिलेटेड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, लोन देना। लोन देंगे तो इंटरेस्ट जो आएगा, तो इंटरेस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फाइनेंस कंपनी। तो इंटरेस्ट शो करना है, और जो भी फाइनेंशियल सर्विस आप देते हो उसको अलग से डिस्क्लोज करना है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहाँ पे आपने कोई भी प्रोडक्ट बेचा तो उसका डिटेल दो। अगर आप सर्विस कोई प्रोवाइड करते हो अदर देन फाइनेंस कंपनी, तो उसका यहाँ पे जो भी ग्रॉस रिसिप्ट आपको मिला यहाँ दिखाना है। कोई भी ग्रांट डोनेशन मिला वो यहाँ दिखाना। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू और फाइनेंस कंपनी में आपको इंटरेस्ट शो करना है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपको ये सब शो करना पड़ेगा। सेकेंड है आपका अदर इनकम। तो अदर इनकम आपको पता है वो इनकम जो बिजनेस की ना हो। जैसे आपका बिजनेस है फर्नीचर का, तो फर्नीचर का बेचना आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा सेल ऑफ प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन फर्नीचर के अलावा आपने बेच के पैसा जमा कर लिया, तो आपने बैंक में पैसा रखा है, डिविडेंड शेयर्स में पैसा डाल के रखा और कहीं इन्वेस्ट किया है, तो उससे आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा, डिविडेंड भी मिलेगा। तो अदर इनकम को आपको क्लासिफाई करना है इंटरेस्ट इनकम। फाइनेंस की कंपनी रहेगी तो उसके लिए इंटरेस्ट इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, लेकिन अगर जो फर्नीचर का बिजनेस करता है तो उसको इंटरेस्ट इनकम मिला, वो उसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नहीं जाएगा, वो उसके अदर इनकम में जाएगा। आई बात समझ में, यस और नो। सेकेंड है डिविडेंड इनकम, जो नॉर्मल है शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड इनकम मिलेगा। सेल को, इन्वेस्टमेंट को अगर आपने बेचा तो उस पर प्रॉफिट या लॉस होगा, वो लिखना है। फिर नेट अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसके अलावा और भी कोई इनकम है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन वो इनकम जनरेट हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जैसे कोई आपने कोई एसेट बेच दिया, तो एसेट बेचना आपका बिजनेस नहीं है, राइट। जैसे फर्नीचर का आपका बिजनेस था, तो फर्नीचर में कोई मशीन लगती है बड़ी, वो मशीन आपने बेच दिया, तो उस पर जो भी आपको इनकम हो वो आपको यहाँ पे शो करना है। तो ये आपका अंडर द हेडिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शो करना है और अदर इनकम में ये शो करना है। बस ये याद रखना है, इंटरेस्ट इनकम सबके लिए अदर इनकम है, लेकिन फाइनेंस कंपनी के लिए वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ऐसे ध्यान में रखो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को क्या शो करना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब इनकम में तो दो ही था, अब एक्सपेंस चालू हो गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितना कंज्यूम किया। तो कितना कंज्यूम किया इसका एक फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या लेना है,
रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, आपके पास पहले से माल कितना था। अब इसका लॉजिक समझेंगे तो आपको फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलेगा, आपने मटेरियल कितना खरीदा है वो नहीं यहां बताना है, आपने कितना मटेरियल कंज्यूम किया है बिजनेस में वो आपको बताना है। तो कैसे पता चलेगा, तो आपके पास पहले से जो मटेरियल होगा वो लिखना है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर आपने क्या किया होगा कि भाई ये कच्चा माल है जो ये कम पड़ेगा, हमें और परचेज करना पड़ेगा तो परचेज कर लो, तो ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। फिर परचेज से रिलेटेड जो भी खर्चा वर्चा रहेगा, परचेज एक्सपेंस, उसको ऐड कर दो, जैसे कैरेज, ऑक्ट्रा, कस्टम, डॉक ड्यूटीज ऐड कर दिया। फिर और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, परचेज रिटर्न है, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, परचेज रिटर्न, कुछ परचेज रिटर्न हो गया तो वो लेस कर दो, राइट। फिर इसके बाद हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करना है, मतलब जो भी एंड में बच जाएगा। अब समझो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको 1 महीने का निकालना है। समझो अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर एंड हो गया, अक्टूबर एंड होने वाला है 31 को, तो 31 को अपने को ये बताना है कि 1 महीने में आपने मटेरियल कितना कंज्यूम किया। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लो, मतलब 1 अक्टूबर को आपके पास मटेरियल कितना था, फिर पूरे अक्टूबर में आपने कितना परचेस किया वो लिखो, फिर वो परचेज से रिलेटेड जो भी खर्चा रहेगा वो लिखो, उसके अंदर से परचेज कोई रिटर्न किया है तो वो लिखो, और एंड में एक क्लोजिंग स्टॉक जो भी आपको पता चलेगा यार अक्टूबर 31 को आपके पास मटेरियल इतना बचा, उसके अंदर से स्क्रैप माइनस करो। जब ये प्लस माइनस करोगे जो एंड वाला फिगर आएगा दैट विल शो कि आपने मटेरियल कितना कंज्यूम किया है। आई बात समझ में, तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो कभी भी याद रखना, आप परचेज तो बहुत कुछ करते हो, जैसे घर पे राशन आता है तो परचेज आप 50 किलो करते हो, लेकिन महीने में कितना कंज्यूम किया वो अलग क्वांटिटी होता है। तो उस अलग क्वांटिटी को निकालने के लिए आपको ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, अगर एकदम शॉर्ट में बोलूँ तो ओपनिंग परचेज क्लोजिंग। आई बात समझ में, और डीप में जाएंगे तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आइटम इज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये तो सिंपल है, अगर ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है ये जब आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होंगे तब यूज होगा, लेकिन अगर आप कोई ट्रेडिंग कंपनी है सीधा प्रोडक्ट खरीदते हो और बेचते हो तो इसके अंदर आपको ये सब फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली वो कंपनी को एप्लीकेबल होगा जो ट्रेडिंग बिजनेस में है। तो जितना भी आपने स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया वो यहाँ पे शो करना पड़ेगा अगर कंपनी ट्रेडिंग बिजनेस में। देखो परचेजेज इधर भी आया है, लेकिन ये कच्चा माल है। हाँ बच्चा, ये वाला जो स्टॉक इन ट्रेड है ये उन कंपनियों के लिए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड यहाँ लिखना है जो कंपनी सिर्फ परचेज करती है और बेचती है, मैन्युफैक्चर कुछ नहीं करती है। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग बिजनेस में होगा और उसने अगर कोई माल खरीदा होगा तो उसको यहाँ लिखना है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी और उसने कोई माल खरीदा है रॉ मटेरियल तो उसको यहाँ शो करना पड़ेगा। आई बात समझ में, यस और नो। फिर आता है आगे चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो ये जो भी आपका फिनिश गुड्स है, आपके पास 4 टाइप का स्टॉक होता है। एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है WIP और एक होता है फिनिश गुड्स। ये 3 जो होता है ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए होता है, और ये स्टॉक इन ट्रेड जो होता है वो ट्रेडिंग बिजनेस वालों के लिए होता है। तो ये 3, ये रॉ मटेरियल का क्यों नहीं लिया यहाँ पे, क्योंकि रॉ मटेरियल ऑलरेडी आपने यहाँ एडजस्ट कर दिया। तो बचा क्या, WIP, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। इसका जो भी चेंजेस होगा वो चेंजेस आपको यहाँ पे लिखना। अब चेंजेस ऑफ इन्वेंट्री कैसे पता चलेगा, तो जो भी आपका क्लोजिंग रहेगा, सॉरी पहले ओपनिंग आएगा, पहले ओपनिंग जो भी रहेगा ओपनिंग के अंदर से क्लोजिंग माइनस करने का। तो जो भी आंसर प्लस में आए या माइनस में आए दैट इज द चेंजेस इन इन्वेंट्री। आई बात समझ में, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करने का अदर देन रॉ मटेरियल का, क्योंकि रॉ मटेरियल का ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में इंफॉर्मेशन दिया है। आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ये बहुत सिंपल है, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी खर्चा रहेगा, सैलरी, वेजेस, ऑल बोनस, ये सब के सब एक्सपेंस आपको ये हेडिंग के अंदर शो करने हैं। आई बात समझ में, तो इसके अंदर कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट मतलब रिलेटेड टू फाइनेंस, बोरोइंग, लेंडिंग, तो उससे रिलेटेड आपका कोई भी इंटरेस्ट हुआ, बोरोइंग कॉस्ट हुआ, बैंक चार्जेस हुआ, अगर फॉरेन करेंसी में कुछ डील कर रहे हो उसका नेट गेन और लॉस हुआ,
वो सब का सब आपको फाइनेंस कॉस्ट में शो करना है। तो ये एक एक लाइन का, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए छोटा सा एक्सप्लेनेशन है इसका। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। तो आपको पता है डेप्रिसिएशन तो एसेट पे चार्ज होते हैं, एमोटाइजेशन पता है किस पे चार्ज होता है, लैंड पे चार्ज होता है, राइट। तो लैंड पे जो भी एमोटाइजेशन हुआ या एसेट के अंदर आपका जो भी डेप्रिसिएशन हुआ वो सब खर्चा आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट इज अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में आपको क्या शो करना पड़ेगा कि जितने भी आपके सेलिंग के खर्चे, जितने भी आपके एडमिन के खर्चे, राइट, जैसे बैड डेट्स हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ डायरेक्टर फीस, रेंट, ये सब का सब आपको अदर एक्सपेंस में डालना पड़ेगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट इज अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब वो जितना भी आपका इनकम हो गया, टोटल इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंस जितना था उसमें क्या डिस्क्लोज करना वो हो गया। अब हम लोग को कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। वो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, जनरल इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आप ध्यान में रखो, आपको डिस्क्लोज करना है। मतलब इनकम एक्सपेंस आपने दिखा दिया, ये जो पीछे आपने दिखाया है ये सब इनकम एक्सपेंस है, राइट, ये सब इनकम एक्सपेंस है, ओके, ये सब इनकम एक्सपेंस है, ये सब आपका इनकम एक्सपेंस है, ये आपने शो कर दिया। अब आपको क्या शो करना है, अब आपको सिर्फ डिस्क्लोज करना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कि ये इन्फॉर्मेशन में ये सब क्लासिफिकेशन आया। जैसे अगर कोई इनकम या एक्सपेंस जो 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या 1 लाख उससे ज़्यादा है, विच एवर इज हायर, एक्सीड किया, तो आपको उसको अलग से नोट के तौर पे, मतलब दिखाना कहाँ है, पीएनएल बनेगा, उसके नीचे नोट बनाओ और उसके नीचे लिखो भाई हम लोग ने 1% ऑफ ऑपरेशन इनकम इतना हुआ, एक्सपेंस इतना हुआ, वो शो करना है। तो जो भी इनकम 1 लाख के ऊपर गया या जो भी रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन का 1% से ज़्यादा है कोई इनकम या एक्सपेंस, उसको आपको नोट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट आइटम, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन इनकम ऑन द फॉलोइंग आइटम। ये जो अभी आगे लिस्ट आने वाली है, इनका टोटल खर्चा या टोटल इनकम कितना हुआ वो डिस्क्लोज करना है। जैसे पहला एम्प्लॉय बेनिफिट, तो एम्प्लॉय से रिलेटेड, अब बोलेंगे सर पीछे भी तो एक एम्प्लॉय बेनिफिट आया था ये वाला, यस, इसके अंदर आप सब खर्चे लिख दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके, लेकिन इसका टोटल क्या है तो उसके टोटल को आपको यहाँ पे शो करना है, ठीक है। तो ये आ गया एम्प्लॉय बेनिफिट। सेम वे में डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, एक्सपेंसेस ऑन CSR, डिटेल्स ऑफ एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रायर पीरियड आइटम। तो ये सब आइटम का आपका टोटल कितना हुआ, इनकम कितना हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ, डिपेंडिंग अपॉन द आइटम, वो आपको शो करना है। तो मतलब टोटल कितना खर्चा हुआ इसका वो बताओ। तो एम्प्लॉय का खर्चा कितना, इंटरेस्ट इनकम कितना, एक्सपेंस ऑन CSR कितना, एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना, राइट, ये सब आपको शो करना है। तो यहाँ पे आपको जितने भी आइटम दिख रहे हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट, एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, ये सब का टोटल कितना है वो आपको नोट के थ्रू दिखाना है। आई बात समझ में। नेक्स्ट आपका आता है पेमेंट टू ऑडिटर। ऑडिटर मतलब जो कंपनी के ऑडिटर्स होते हैं उनको आपने पेमेंट किया, तो पेमेंट किया तो पेमेंट आप टोटल दिखाओगे कि टोटल पेमेंट 1 करोड़ या जो भी अमाउंट रहेगा XYZ। तो आपने पेमेंट ऑफ ऑडिटर एज ए ऑडिटर कितना किया, एज ए टैक्सेशन मैटर के लिए कितना किया, कंपनी लॉ मैटर के लिए कितना किया, मैनेजमेंट सर्विस के लिए कितना पेमेंट किया, अदर सर्विस के लिए कितना पेमेंट किया, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस कितना किया, वो सब का टोटल आपको यहाँ पे दिखाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एडिटर को आपने 1 करोड़ रुपया पे किया 1 साल का। अब ये 1 करोड़ रुपया आप अपना पीएनएल में दिखा दोगे, लेकिन आपको नोट के थ्रू बताना है कि 1 करोड़ में एज ए ऑडिटर उसको कितना दिया, टैक्सेशन मैटर के लिए कितना पैसा दिया उसको, लॉ मैटर के लिए कितना, मैनेजमेंट सर्विस के लिए कितना, अदर सर्विस के लिए कितना, और रीइंबर्समेंट कितना किया। रीइंबर्समेंट का मतलब होता है कंपनी का कोई ऑब्लिगेशन होगा तो ऑडिटर वो पे कर देता, फिर कंपनी उसको रिटर्न करती है, दैट इज द रीइंबर्समेंट। तो वो आपको टोटल एज ए दिखाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आपका दिया है अमाउंट इनकर्ड ऑन CSR एक्टिविटी। तो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी के ऊपर आपने जितना भी खर्चा किया है तो उसके अंदर शो करो कि आपको रिक्वायर्ड कितना था, कंपनी को कितना स्पेंड करना चाहिए था, रिक्वायर्ड अमाउंट टू बी स्पेंड। फिर उसके अंदर से एक्सपेंडिचर
किया कितना, जैसे 100 करोड़ करना था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 करोड़ में से आपने एक्सपेंडिचर अभी तक 80 करोड़ का ही किया, राइट। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि शॉर्टफॉल ऑफ करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, करंट ईयर में शॉर्टफॉल क्यों हुआ और प्रीवियस ईयर का कोई शॉर्टफॉल है तो वो क्यों हुआ, और उसका रीजन आपको शो करना पड़ेगा कि भाई ये शॉर्टफॉल हम लोग को जो कम पड़ रहा है इसका रीजन क्या है। तो जो भी CSR एक्टिविटी आप कर रहे हो, कितना अमाउंट है जो स्पेंड करना है, कितना एक्चुअल में किया, शॉर्टफॉल हुआ तो करंट ईयर का कितना, प्रीवियस ईयर का कितना, और रीजन क्या है उसका, ठीक है। और फिर कौन कौन सी एक्टिविटी आपने CSR में ली है वो आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट वन, डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ए ट्रस्ट, मतलब कंपनी ने CSR एक्टिविटी करने के लिए ट्रस्ट ओपन किया तो उसके अंदर आपने कितना अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किया है, दैट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन दैट यू हैव टू शो। आई बात समझ में, यस और नो। तो ये पार्ट है। फिर नेक्स्ट आपको दिया है प्रायर पीरियड आइटम। ये प्रायर पीरियड आइटम का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक लाइन में एक्सप्लेन कर दूंगा कि हमारा जो बैलेंस शीट है वो 2020-21 है एग्जाम्पल के तौर पे। तो अगर 1920 का कोई आइटम है उसका इफेक्ट अगर 20-21 पे आ रहा है तो उसको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका डीप में इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, वो वीडियो में आप जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट दिया इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड अदर गुड्स, ट्रेडिंग रहेगा तो परचेज ऑफ गुड्स, कंपनी जो सर्विस देती है तो डिराइव फ्रॉम वेरियस सर्विसेज, इफ इन्वॉल्व इन मल्टीपल एक्टिविटी ऑल डिटेल्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हो, अगर आप ट्रेडिंग कंपनी में हो, अगर आप सप्लाइंग सर्विस कर रहे हो, सर्विस सप्लाई कर रहे हो, या आप मैन्युफैक्चरिंग में भी हो, ट्रेडिंग में भी हो और सर्विस भी देते हो, तो आपको हर एक चीज़ का डिटेल देना है कि आपने कौन कौन से रॉ मटेरियल परचेज किए। इसको क्लीन करता हूं मैं तो आपको समझेगा। तो आपने कौन कौन से रॉ मटेरियल परचेज किए, ठीक है, कौन कौन से गुड्स आपने परचेज किए उनका डिटेल, कौन कौन सी सर्विस के ऊपर से आपको इनकम जनरेट हुआ, और अगर आप ये मल्टीपल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो उन सब का डिटेल आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर एक रॉ मटेरियल जो परचेज किया उसका डिटेल, हर एक गुड्स जो परचेज किया उसका डिटेल, हर इनकम जो कोई सर्विस से आ रही है उसका डिटेल, और डिटेल जो भी मल्टीपल एक्टिविटी आपने कंडक्ट किया उसका डिटेल आपको शो करना है, ठीक है। फिर आपको ये बताना है कि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ, ये नेक्स्ट पॉइंट है, रिजर्व एंड प्रोविजन, आपने रिजर्व या प्रोविजन सेट असाइड किया है कोई स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए, कंटिंजेंसी के लिए या कमिटमेंट के लिए। ये तीन चीज़ याद रखना। आपने कोई रिजर्व या प्रोविजन क्रिएट किया है, सेट असाइड किया है, साइड में रखा है स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए, कंटिंजेंसी के लिए और कमिटमेंट के लिए, तो वो अमाउंट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि अगर वो रिजर्व और प्रोविजन आपने क्रिएट किया और उसमें से कितना अमाउंट आपने विड्रॉन कर लिया है वो भी शो करो। ये सब क्या हो रहा है बच्चा, ये सब आपको PNL में नहीं दिखाना, ये आपको नीचे नोट्स में बताना है कि भाई कितना रिजर्व किया, कितना प्रोविजन किया, स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए कितना, कंटिजेंसी के लिए कितना, कमिटमेंट के लिए कितना, और उसमें से अमाउंट कितना विड्रॉ किया है वो आपको शो करना पड़ेगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट आपका दिया है एक्सपेंडिचर ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब एक्सपेंडिचर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, उसका टोटल आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन सा, पहला रेंट। तो रेंट आपकी प्रॉपर्टी, पूरे इंडिया में आपका बिजनेस है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी का आपने रेंट पे किया है उसका टोटल। इंश्योरेंस कितना पे किया उसका टोटल। बिल्डिंग और मशीनरी का रिपेयर अगर आपने दिया है तो उसका टोटल कितना है। पावर एंड फ्यूल आपने टोटल कितना यूज किया है। कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट का टोटल कितना है। रेट्स एंड टैक्सेस कितना है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, क्योंकि ये देखो मिसलेनियस एक्सपेंस आता है, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस का टोटल आपने कितना एक्सपेंड किया। तो ये सब एक्सपेंडिचर को, हर एक ईच आइटम को आपको दिखाना है एज ए नोट, एज ए एडिशनल इन्फॉर्मेशन की टोटल आपने इसके ऊपर कितना खर्चा किया है। आई बात समझ में, यस और नो। फिर आता है कि डिविडेंड फ्रॉम, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड फ्रॉम और प्रोविजन फॉर लॉसेज ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनी से अगर आपको डिविडेंड मिले या सब्सिडरी कंपनी के लॉसेस के लिए आपने कोई प्रोविजन किया हो, वो इन्फॉर्मेशन आपको शो करना है। आई बात समझ में। ये इन्फॉर्मेशन शो करो कि सब्सिडरी ने आपको कितना डिविडेंड दिया और उसके लॉसेस के लिए कंपनी ने कितना प्रोविजन क्रिएट किया, दैट यू हैव टू शो।
फिर नेक्स्ट दिया है वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, अगर आपने कोई चीज़ इंपोर्ट की है उसका वैल्यू बताओ CIF बेसिस पे। रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया कि कैपिटल गुड्स या स्पेयर पार्ट, उसका टोटल वैल्यू। और ये भी बताना है कि पूरे साल में आपने कितना कंज्यूम किया है, इंक्लूडिंग द इंडिजीनियस एंड देयर परसेंटेज। मतलब ये क्या है, स्पेसिफिक है। अलग अलग भी आपने अगर इंपोर्ट किया है तो उसका टोटल आपने कितना कंज्यूम किया है और उसका परसेंटेज क्या है, दैट यू हैव टू शो। इन शॉर्ट बोलना मतलब ये है कि अगर आपने मैन्युफैक्चर किया है या आपको कोई मशीन की ज़रूरत है तो आपने बाहर से इंपोर्ट किया है, उसका वैल्यू बताओ। दैट इज़ द केस। आई बात समझ में? तो इन्फॉर्मेशन के तौर पे, नोट टू अकाउंट के तौर पे आपको इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है P&L के बाद। नेक्स्ट आपका दिया अमाउंट पेड इन फॉरेन करेंसी टूवर्ड, आपने क्या पैसा फॉरेन करेंसी में पे किया है टूवर्ड रॉयल्टी, नो हाउ, प्रोफेशनल एंड कंसल्टेंसी फी, तो वो बताओ। आई बात समझ में? तो कंसल्टेंसी फ़ी पे किया है, रॉयल्टी पे किया है, नो हाउ के लिए अमाउंट पे किया है फॉरेन करेंसी में, वो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे शो करना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं डिटेल्स ऑफ डिविडेंड रेमिटेड इन फॉरेन करेंसी, मतलब आपने डिविडेंड पे किया है। तो एज ए कंपनी अगर आपने डिविडेंड पे किया फॉरेन करेंसी में तो कितने नंबर ऑफ नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर है और उन्होंने कितने शेयर हेल्ड करके रखा है, वो सब डिटेल भी आपको शो करना पड़ेगा। तो जैसे रिलायंस कंपनी है तो रिलायंस कंपनी में बाहर के शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है, तो अगर रिलायंस वाला पैसा रेमिट करता है तो कितना रेमिट किया, वो अमाउंट दो। कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर है नॉन रेजिडेंट, जो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है, उनका डिटेल दो। और वो कितने नंबर शेयर होल्ड करते हैं उसका डिटेल आपको शो करना पड़ेगा एज ए नोट टू अकाउंट। आई बात समझ में? यस और नो? नेक्स्ट है दिया है अनडिस्क्लोज इनकम डिस्क्लोज अंडर एंड सरेंडर ड्यूरिंग टैक्स असेसमेंट। ऐसी कोई इनकम है जो टैक्स असेसमेंट हो रहा है आपका, वो टाइम पे डिस्क्लोज हुआ, तो वो अनडिस्क्लोज इनकम को आपने डिस्क्लोज किया और सरेंडर किया, तो कितना डिस्क्लोज किया उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, पूरा डिटेल आपको उसका देना पड़ेगा एज ए एडिशनल इन्फॉर्मेशन नोट टू अकाउंट के नीचे। आई बात समझ में? ये सब क्या है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट है, यह आपको एज ए थ्योरी नीचे लिखना पड़ेगा। ओके, P&L बनाने के बाद लास्ट डिटेल ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड वर्चुअल करेंसी। अभी आपको पता है ये क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी बहुत मतलब बूम हो रहा है, मतलब पूरा इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती जा रही है और नया मोड ऑफ पेमेंट ये आ चुका है क्रिप्टो करेंसी का। तो अगर कंपनी ने इसमें कुछ ट्रेडिंग किया है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है, या इस क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी को बेचने पे उसको कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है बैलेंस शीट डेट पे, तो उसका डिटेल इसको शो करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है। फिर एक लास्ट पार्ट है कि अर्निंग इन फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे दिया था कि फॉरेन करेंसी में आपने ये पेमेंट किया, और इससे पहले भी देखो फॉरेन करेंसी का आपने पेमेंट देखा था कि आप पेमेंट कर रहे हो फॉरेन करेंसी में टूवर्ड रॉयल्टी, नो हाउ, प्रोफेशनल। ये तो पेमेंट हो गया, एक्सपेंस हो गया। लेकिन अगर फॉरेन करेंसी में आपको कोई इनकम मिले तो अर्निंग इन फॉरेन एक्सचेंज में अगर आपको मिलता है गुड्स को एक्सपोर्ट करने पे, रॉयल्टी, नो हाउ, प्रोफेशनल, कंसल्टेंसी फी पे करने पे, फीस देने पे, इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है फॉरेन एक्सचेंज में, अदर इनकम मिलता है, तो आपको उसको सेपरेटली उसका टोटल शो करना पड़ेगा कि कितना एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से मिला, कितना रॉयल्टी से मिला, कितना नो हाउ से, कितना प्रोफेशनल से मिला, कितना बाहर से इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला, कितना अदर इनकम मिला। तो दिस इज ऑल अबाउट, दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट कि P&L हम लोग ने लास्ट टाइम उसका फॉर्मेट याद करने की कोशिश की थी लॉजिकली। उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट थे, टोटल इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम और एक्सपेंस दिए। तो उसका हम लोग ने लॉजिकल इंट्रोडक्शन देखा था कि इसको याद कैसे रखना है, बाय हार्ट नहीं करना है, याद रखना मतलब समझ के लेना है। अब उसके अंदर क्या क्या आइटम आने वाले हैं हम लोग ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसको एक बार गो थ्रू करिए, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।